बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 6 दिसंबर और हफ्ते का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत इंतहा दर्जे का गर्म हो चुका है। मौसम सरमा है, सख्त सर्दी पड़ रही है, कोहरा जम रहा है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ठंड ही ठंड है। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे जुलाई और अगस्त में होता है, बदतरीन किस्म का गर्म। और ये सारी की सारी गर्मी के जो मराकज़ हैं, जो जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वो GHQ में हैं। और दूसरे जो वजह बने हैं वो इमरान खान साहब हैं, वो अडयाला जेल में मुकीम हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत, वकालत, अदालत, शुजाअत और मुइशत, मुआशरत, कोई भी चीज़, सहाफ़त पूरी नहीं होती इमरान खान साहब के ज़िक्र के बगैर। DGISPR फ़ौज पाकिस्तान के तर्जमान हो या फिर हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान हो, कोई भी हो, वो उसकी सारी की सारी गुफ्तगू इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। पाकिस्तान के तमाम तर टेलीविज़न चैनल्स के शोज़ इमरान से शुरू होते हैं और इमरान खान पे ख़त्म होते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और उनसे हटाए हुए, उनको बरतरफ किए हुए पौने 4 साल हो चुके हैं और उनको जेल में डाले हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, वकालत, सहाफ़त, अदालत, शुजाअत, हर जगह उसी का तूती बोलता है और पूरी दुनिया में इमरान खान डिस्कस हो रहा है। और यही वजह है कि जो कहते थे कि हम चुटकी बजाते ही इमरान खान को ख़त्म कर देंगे और इमरान खान को अवाम के दिलों से निकाल देंगे, खुरच कर निकाल देंगे, पाकिस्तान की सियासत से उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, उनको सख्त मायूसी हुई। और ये सारी चीज़ पहले जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम साहब ये ख्वाब और हसरत लिए चल बसे, और यानी कि अपने सियासी अपने ओहदों से चल बसे। और उसके बाद अब जनरल आसिम मुनीर साहब 3 साल गुजार चुके हैं लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। उनके साथ असल में ये हसरत और ख्वाहिश किसकी है? ये हसरत और ख्वाहिश है जनाब आले शरीफ की, जाती उमरा के मकीनों की। और वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए और इसके लिए वो तगोदौ कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब का इंतखाब भी इसी नीयत से किया गया था, जो कि मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब की वसातत से और बहुत सारे दीगर लोगों की वसासत से ये एक अंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच सका 3 साल गुजरने के बावजूद। और अब एक्सटेंशन का वक्त आया तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिल आखिर तगोदौ के बाद हासिल कर लिया है। अब अगले 5 साल की सियासत है और 5 साल की जो है वो शुजात है। इसमें अब जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक और डील हुई है, एक और एग्रीमेंट हुआ है। और वो एग्रीमेंट फिर अगेन ये जो 5 साल का फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा और फिर आर्मी चीफ का, ये जो दोनों दोनों ओहदे यकजा करके ताहयात इस्तिस्ना के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब को पेश किए गए हैं और 7 दिन की ताखीर के बाद पेश किए गए हैं ये, और उनकी रिटायरमेंट के बाद पेश किए गए हैं। ये अज खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद कल जो जनरल अहमद शरीफ साहब ने, DGISPR ने जो कुछ अरशाद फरमाया, उसके बाद अब कोई शुबा नहीं रहा कि ये दोबारा से एक डील हुई है। और जो जितनी कल ज़्यादा मुगल्लज़ात और जो शदीद गमो गुस्सा और गालम गलोच कल बरसी गई और बरसाई गई, वो उससे भी अंदाज़ा होता है कि प्रेशर बहुत है DGISPR पे और उनके बिग बॉस पे कि किसी ना किसी तरीके से हमें हर सूरत में रिजल्ट चाहिए। जनरल फैज़ हमीद को ठिकाने लगाएं, इमरान खान साहब को ठिकाने लगाएं और बाकी जितने भी रास्ते में कांटे हैं गुड़िया रानी के, वो सारे के सारे हटा दिए जाएं ताकि उनकी वजारत उज़्मा का रास्ता आसान हो सके। तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिद्दत और हिद्दत और उसका रद्द अमल तूलो अर्ज में दुनिया भर में ये फैल चुका है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो कुछ उन्होंने सोचा था उसका नतीजा वो नहीं निकला। DGISPR का ख्याल था कि जब हम इस तरीके से तुम तड़ाक के साथ गुफ्तगू करेंगे और तू तड़ाक करेंगे और सब कुछ बयान करेंगे तो मामला जो है वो सारे के सारे खौफजदा हो जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन कल उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुत्ता भौंकता है।
तो क्योंकि यही बात सुहेल अफरीदी साहब ने कही थी कि जनाब ये मस्जिदों में कुत्ते बांधते थे, और जब हम इनको कहते थे कि यहाँ से ये निकाल दें, तो हमें कहा जाता था कि कुत्ते और इंसान में, कुत्ते में और तुम में हम कोई फर्क नहीं महसूस करते। जब यही सवाल कल एक जर्नलिस्ट ने DGISPR से पूछा कि इसकी वजाहत कर दी जाए, तो उन्होंने वजाहत करके तरदीद करने के बजाय उल्टा उन्होंने वही बात कह दी और उस बात की तस्दीक कर दी जो सुहेल अफरीदी साहब कहते थे। अब सुहेल अफरीदी वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के, मुंतखब नुमाइंदे हैं और फॉर्म 45 वाले हैं। मैंने जरा एक दोस्त से जो बिल्कुल गैर मुल्की दोस्त और मीडिया पर्सन, उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा कि वेस्ट में तो ये बहुत ज्यादा एक हीनियस क्राइम समझा जाता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी एग्जेक्टिव को, और खास तौर पे जब मैंने उनको बात बताई तो उन्होंने कहा कि अगर सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को अगर कोई सरकारी मुलाजिम कुत्ता कह दे तो इसका मतलब बहुत ही घटिया तरीन और हेनियस क्राइम समझा जाता है मगरबी दुनिया में। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी भेजी और उन्होंने बताया कि महज़ब ममालिक में उन्होंने कहा कि एक सरकारी मुलाजम किसी सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को कुत्ता कहता है, ये एक सख्त खिलाफ वर्जी और पेशा वाराना बदतमीजी, और ये एक ऐसा इंतहाई जारहाना और तौहीन अमेज गाली है कि ये एक इंतहाई जारहाना और तौहीन अमेज गाली समझा जाता है, और जिसका मतलब यह है कि एग्जेक्टिव एक अदना हकीर या नाफरमान शख्स है, यानी ये कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका जो नतीजा है मगरबी दुनिया में वो ये है कि सरकारी मुलाजिम को मुमकिन तौर पर सख्त तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो मुमकिन तौर पर संगीन बद इंतजामी की वजह से फौरी तौर पर बरतरफी का बायस बनता है, यानी कि वो नौकरी से भी बरतरफ किया जा सकता है, ये कम अज कम सजा है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान का फ़र्ज समझा जाता है मगरबी दुनिया में, महज़ब दुनिया में, तरक्की याफ्ता दुनिया में, कि वो हुकूमत की इताअत करे। और चूंकि DGISPR का जब हम डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये भी सरकारी नौकर हैं और हुकूमत के नौकर हैं, और हुकूमत का नौकर जो है वो सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को कुत्ता जैसा संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि खास तौर पे उन्होंने कहा कि इन शॉर्ट उन्होंने बताया कि इसका एक ही मतलब है कि सरकारी मुलाजिम को तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और उसके कैरियर का खात्मा हो सकता है। तो ये एक मामला है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा ने यह फैसला किया है कि इसका इजलास बुलाया जाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, और उसमें DGISPR की सारी तकरीर उन्होंने मंगवा ली है और उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो रखा जाएगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने, और उस पर डिबेट करवाई जाएगी और एक रेजोल्यूशन भी पास करवाई जाएगी, और उसके बाद DGISPR को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तलब किया जाएगा। क्योंकि आप जब भी किसी मुंतखब रुकन की तौहीन करते हैं तो फिर उसका इस्तेहकाक मजरू होता है, और जब इस्तेहकाक मजरू होता है तो फिर इस्तेहकाक कमेटी है, हर पार्लिमान में होती है, उसमें वो पेश किया जाता है। अगर कोई सरकारी नौकर ऐसा काम करता है तो उसे तलब किया जा सकता है। अब DGISPR की तलबी का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि उनका जो ख्याल था कि लोग दब जाएंगे और मैं धमकियां शमकियां लगाऊंगा तो उसके बाद मसला हल हो जाएगा और फिर कोई बोलेगा नहीं, तो वो फिर उसका जवाब जो है वो आ चुका है। और पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हुकूमत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तमाम के तमाम पख्तून अवाम और पख्तून जर्नलिस्ट और पख्तून कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो गई है। और न सिर्फ ये बल्कि मजमूई तौर पर बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में और सियासी कुव्वतों में इसके बारे में शदीद तरीन रद्द अमल आ चुका है। गुस्सा किया जा रहा है कि ये DGISPR ने आज अगर सुहेल अफरीदी को कुत्ता कह दिया है तो कल को वो किसी को भी कुत्ता कह सकता है, तो लिहाजा इसका रास्ता रोका जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये मामला आगे बढ़ना जा रहा है और ये संजीदा होता जा रहा है, और इसका नतीजा जो है वो मेरा नहीं ख्याल के DGISPR के हक में निकलेगा। नेक्स्ट ये है कि 7 दिसंबर को, यानी आज 6 है, तो कल इतवार के दिन पेशावर में जलसा रखा हुआ है, और अब उस जलसे में इसका जवाब भी दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और
عوام کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جائے گا کہ پختون عوام کے نمائندے کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کسی کو بھی کہنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو وہ تو ایک تیسرے بڑے صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے وہ منتخب نمائندے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، کیونکہ ذہنی مریض کا غصہ نکالا گیا ہے کہ ذہنی مریض کیوں کہا گیا ڈی جی جنرل عاصم منیر صاحب کو، یہ سارے کا سارا مرکز تھا، لیکن اب معاملہ جو ہے اس سے آگے نکل چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی جو گفتگو ہے، اب ایک اور ڈیل ہے، اور وہ ڈیل آگے بڑھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی اس سلسلے میں آ چکی ہے جی میدان میں، عوامی نیشنل پارٹی بھی میدان میں آ چکی ہے، اور انہوں نے بھی اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ بیرونی دنیا میں جو ہے وہ اس پہ آواز بلند کی جا رہی ہے، اور دوسرا ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی نے ہمارے سورسز کے مطابق وہ تیاری کر رہی ہے، اور وہ ڈائسپورا کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں جو پریس کانفرنس میں دھمکیاں دی گئی ہیں اس کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھایا جائے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی اداروں کو آگاہ کیا جائے، اور یہ سارے جو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے جی؟ یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے، اتنا زیادہ غم و غصہ اور گالم گلوچ کیوں کی گئی؟ تو اس میں جو نتیجہ نکلا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، اور وہ ڈیل ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے، تو عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے، اور ان کو مستقل جیل میں رکھنے کا بندوبست کیا جائے، اور ان کی ضمانت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، ان کی رہائی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ 9 مئی کے مقدمات کو بھی آگے لے کر بڑھیں۔ اب دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے جو مقدمات تھے صوبے میں درج ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے 9 مئی کے اور 10 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے 51 مقدمات ختم کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ 9 مئی کے سارے مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے خیبر پختونخوا کی حد تک۔ اور اس کے بعد ایک عوامی رابطہ مہم شروع کی جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو توہین امیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، پختون عوام کی طرف سے مطالبہ کیا جائے گا کہ فل فور معافی مانگیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کی استعمال کیے ہیں، اس کے بعد ان کے والد صاحب کا جو پرانا معاملہ ہے، مقدمہ ہے، وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات ہی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جو مطالبہ پورا کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے وہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنانے کا۔ تو ایک بار پھر یہ لالی پاپ دے دیا گیا ہے، اور نون لیگ حلقے کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی مہینے دسمبر میں ہی جو ہے اس کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ اگین ایک مطالبہ ہے نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی جائے۔ اب اگلے جو مطالبات ہیں وہ عمران خان کے علاوہ پاناما کے جو ججز ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی آپ سزا سنائیں۔ تو میں آپ کو اگلی بات ایک اور بتا دوں کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد ادارے کے اندر ود ان رینکس جو ہیں وہ کافی گڑبڑ پائی جاتی ہے، اور کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو بحیثیت مجموعی مسلح افواج، چاروں مسلح افواج میں مختلف حلقوں نے اس کو انتہائی نامعقول قرار دیا ہے، اور اس اعتبار سے نامعقول قرار دیا ہے کہ یہ لڑائی کو انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو کل عہدہ ملا تھا فیلڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کا، بجائے اس کے کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھا جاتا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ ساری کے سارے نوٹیفیکیشن کا مزہ ہی کر کھڑا کر دیا۔ اب ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کام بھی ہو۔ وہاں پہ موجود جو ہمارے میڈیا کے دوست تھے، انہوں نے 3-4 میڈیا پرسنز نے ایسے سوالات کیے کہ جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے غبارے میں ہوا نہ رہی اور وہ پھٹ گیا۔ ان میں سے سوال منصور علی خان صاحب کا تھا، اور اس میں افسا کومل کا سوال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجمل جامی صاحب کا سوال تھا۔
एक आध सवाल और था, उन्होंने जो सवालात पूछे उसके बाद DGISPR के गुब्बारे फट गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये जो गद्दारी और दहशतगर्दी और बगावत और बागी के जो एक सिलसिला शुरू किया है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं मौजूद था जी। ये अजमल जामी साहब ने तो ख़ास तौर पे एक बहुत ही सादा सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि जी SIFC की कारकर्दगी, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब ने जो बयान फरमाई उसका एक हवाला दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो 27वीं गैरानी तरमीम के नतीजे में जो ओहदे तख्लीक किए गए हैं, ये कैसे फिल किए जाएंगे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं उनके कमांडर का तयन कैसे होगा। फिर एक और सवाल भी हो सकता था कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर कैसे होना है। तो उस पर ज़रा वो उखड़ गए DGISPR साहब, और उन्होंने उखड़े हुए अंदाज में कहा कि जनाब आप ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं और ये कोई सवाल नहीं था, ये गैर ज़रूरी सवाल था। आप हर वक्त फ़ौज के अंदर घुसे रहते हैं और फ़ौज के अंदर के मामलात में मुदाखलत करते हैं। तो DG साहब से सिर्फ इतना ही गुजारिश करनी थी कि हुजूर वाला, आप सिवाय अपने काम के बाकी सारे काम कर रहे हैं। आपका काम है कि मुसल्लह अफवाज की तर्जुमानी करना, और मुसल्लह अफवाज की तर्जुमानी सिर्फ पेशा वराना अमूर की हद तक, सिर्फ डिफेंस की हद तक, लेकिन आप तो मुकम्मल तौर पर एक सियासतदान बनकर अपना काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं और सब के सब सियासी कर रहे हैं। ये सूरत हाल अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को इसी महीने सज़ा सुना दी जाएगी। इसका मतलब है कि इनको यकीन दहानी करवा दी गई है, और एक एग्रीमेंट जो 7 दिन तक रुका रहा आपका नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है। 7 दिसंबर को जी जलसा हो रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद खान अटकज़ई और अल्लामा राजा नासिर आबाद लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, वो भी शरीक होंगे, दीगर जमातें भी शरीक होंगे। तो 7 दिसंबर को जलसे में ये एक मुतवक्के है इनका जवाब दिया जाएगा। DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जावेद हाशमी साहब ने जो तबसरा किया है बड़ा दिलचस्प है, और वो कहते हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और याहिया खान की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फ़र्क नहीं था, और कॉन्फ्रेंस में कोई फ़र्क नहीं था, और जो नफ़रत के बीज आपने तब बोए थे, आज भी आप और आपका इदारा वहीं खड़े हैं, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी जानिब शफी जान साहब ने कहा है कि वो बार बार कहते हैं कि हमें सियासत में न घसीटा जाए, तो लेकिन बदकिस्मती देखें कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इनकी बात इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर ही ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और बात भी उन्होंने कहा कि आपने जो ज़ुबान इस्तेमाल करके साबित कर दिया है कि सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम पख्तूनों के वज़ीर आला के बारे में ये कह रहे हैं, तो आम पख्तूनों के बारे में क्या सलूक होगा आपका। और मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फौरी तौर पर DGISPR मुआफ़ी मांगे। और गौहर अयूब और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी इस सारे मामले में, हालांकि वो बहुत ही ठंडे मिजाज के हैं, और उन्होंने भी इस सारे मामले को DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा कि शदीद अफसोस हुआ है और हम समझते थे कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू के बाद अब इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और फिर शाहिद खटक साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी को गाली पूरे पख्तून कौम और कबायली अवाम को गाली है, और ये जुमला जो है, तो समीना पाशा ने कहा कि ये एक जुमला बहुत भारी है, पड़ेगा जनाब, फरते जज्बात में आप बहुत ज़्यादा बोल गए। मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल गए, बहुत गलत बोल गए हैं, और इसका खमियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा। और मौलाना कासिम अली शाह रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि DGISPR साहब, आप एक मुहिब्बे वतन और फ़ौज से मोहब्बत करने वाला मैं पाकिस्तानी हूँ, और आप बार बार सियासत से लाताल्लुकी का बयान करते हैं, तो अगर सियासत में मुलव्वस उन मेजर्स, कर्नल, सेक्टर कमांडर्स के नाम और उनके दफातर की फहरिस्त मैं आपको मुहैया कर दूं, तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सवाल उठाया है रुकन कौमी असम्बली कासिम अली शाह साहब ने। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं जी, ये बदस्तूर मौजूद हैं, और इस पर शदीद तरीन रद्द अमल आ रहा है। और न सिर्फ ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पे तमाम किताबें पुरानी
اور نکالی جا رہی ہیں 1971 پہ جو لکھی گئی تھیں، ان کتابوں کو بھی آج منظر عام پہ لایا جا رہا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ اور دوسری جانب مرزا محمد دہلوی صاحب جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، اور ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی، اور ان کو ایک متنازع مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کی ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تھی۔ اب وہ باقاعدہ طور پر رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی رہائی ہو گئی، ورنہ پلان تو یہی تھا کہ ان کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ منظر عام سے ہٹا دیا جائے۔ تو بہرحال جی، یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ سچویشن چل رہی ہے، معاملات بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے خراب ہیں، اور پھر جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ بس سوموار کے ساتھ پاکستانی قوم کی جو چمڑی ہے وہ ادھیڑ دی جائے گی۔ تو دیکھیے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور دوسری جانب امریکن کانگریس مین بھی دوبارہ سے متحرک ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے تقریباً 4 صفحات کا، 44 سینیٹرز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، اور انہوں نے سخت ترین پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ۔ اور ایک اور خبر بھی جاتے جاتے دیتے چلیں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، یہ سنا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی شدید فرمائش پہ اور شدید خواہش پہ، بلکہ ان کے حکم پر کی گئی ہے، جبکہ فوج پاکستان کے اندر، اداروں کے اندر اس پریس کانفرنس کو انتہائی نامعقول سمجھا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔